वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द क्लास +2 केमिस्ट्री, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, कन्वर्जन्स आती हैं, वो सभी कुछ आपका इसमें हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स में ग्रुप होता है RCHO। तो ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी इंट्रो हो जाएगी। तो इन सभी में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। और अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप की एक साइड पर हो अल्काइल चेन, R चेन हो, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन हो, तो वो बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। तो अगर तो दोनों ही साइड पर हो जाएं हमारे पास यह कार्बन चेन्स, तो वो बन जाएंगे कीटोन्स। अगर एक साइड पर OH ग्रुप हो और एक साइड पर R चेन हो, तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम OH ग्रुप के साथ कुछ रिएक्ट करवाकर और जो भी फॉर्म कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे कि अगर हम OH की जगह पर अटैच कर दें X मतलब हेलोजन अटैच कर दें, तो वो बन जाएगा असाइल हैलाइड। अगर हम वहाँ पर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं RCOO COR, तो वो बन जाएंगे एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट इसमें टाइप्स होती हैं, तो वो सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट इज़ द एसिड एनहाइड्राइड एंड दैट इज़ द एसिड हलाइड्स, असाइल हलाइड्स, एंड दैट इज़ द हाइड्रोजन को उतार कर R चेन अटैच किए, दैट इज़ द ईस्टर्स। तो ये सभी की डिस्कशन इस यूनिट में होने वाली है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये सभी। तो यहाँ से आगे चलते हैं अब इसमें। तो इसके बाद है हमारे पास मेथड्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। मैंने इसका आयुपैक नेमिंग का पार्ट स्किप किया है, वो आप एक बार खुद रीड कर सकते हैं, या फिर आयुपैक की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। सो बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारे पास के मेथड्स फॉर प्रेपरेशन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम दोनों को ही इसमें फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो हमें सिंपली क्या करना है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो उसके साथ हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो हमें इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर CrO3 या फिर एसिडिफाइड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, तो वहाँ से हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज़ द एल्डिहाइड प्लस वाटर। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को करवाया है। तो अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन को आगे होने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं PCC, दैट इज़ द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं CrO3। PCC या फिर CrO3 को यूज़ कर लें। PCC को याद ज़रूर रख लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स की टू फॉर्मिंग द एल्डिहाइड्स तक ही सिर्फ होगी, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं फॉर्म होंगे। तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ से भी हम एल्डिहाइड को बना सकते हैं। सॉरी, ये भी हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल ही है। अगर हम सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ से हम बना सकते हैं कीटोन्स। तो कीटोन्स की आगे ऑक्सीडाइज होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर OH है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं एसीटोन, दैट इज़ द कीटोन। तो कीटोन्स की आगे ऑक्सीडेशन करवाकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना मुश्किल होता है। सो आगे चलते हैं कि हम PCC से सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, तो उससे भी हम कीटोन्स को भी बना सकते हैं। मैंने यही कहा था कि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाकर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाना। आगे चलते हैं बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। अल्कोहल फिनोल में भी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको क्या करना है कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन करवानी है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगी, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यूज़ क्या करना है, कॉपर एट द टेम्परेचर 573, कॉपर एट द टेम्परेचर 573 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन्स बाहर आ जाएंगी। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी यूज़ करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होगी।
अगर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, अगर हम यूज़ करते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक तो ये OH बाहर आ जाएगा, बट और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कोई अकेला कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ से हमें मिलेंगे अल्कीन्स OH, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर अल्कीन प्लस वाटर बन जाएगा थर्ड डिग्री के केस में। तो ये आपको बात याद रखनी है। थर्ड है इसमें हाइड्रोकार्बन से, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन्स में हम यूज़ करेंगे अल्काइंस। अल्काइंस की आप यहाँ पर हाइड्रेशन करवा कर बना सकते हैं हम यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी, आप उसको 1 स्टेप में भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, हमने क्या यूज़ किया है, अल्काइन, दैट इज़ इथाइन यूज़ किया है, 2 कार्बन वाला अल्काइन। उसमें वाटर को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, एक साइड पर OH, एक साइड पर हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि OH ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ग्रुप दोनों एक साथ हैं, इनको हम कहते हैं इनोल, दैट इज़ इनोल। डबल बॉन्ड और OH अगर एक साथ हों तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इनोल्स होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण ये आपस में अपने बॉन्ड्स को एक्सचेंज करेंगे। होगा क्या यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर OH है, ये H उतर कर आ जाएगा इस C के पास, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं टोटोमरिज्म, दैट इज़ द टोटोमरिज्म यहाँ पर हो जाएगी। टोटोमरिज्म होकर हमें मिल जाएगा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज़ एस्टैल्डिहाइड। अगर हमने 2 कार्बन वाला यूज़ किया था तो एस्टैल्डिहाइड फॉर्म हो गया था, तो अगर हम यहाँ पर 1 कार्बन और वाला यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा एसीटोन। तो ये इसकी एक और एग्जांपल है, इनोल फॉर्मेशन होने के बाद टोटोमरिज्म इसमें होती है। ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कीन में हमने ओजोन को ऐड करना है, अल्कीन दैट इज़ द डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स एल्कीन्स। ओजोन हमने ऐड की है तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ये सभी ऐड कर देंगे। बाद में जिंक डस्ट के साथ इसको आपको डीकम्पोज करवाना है। डीकम्पोज कैसे होगा, यहाँ से ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा, ये ऑक्सीजन जिंक के पास आ जाएगा और यहाँ पर C के साथ ये डबल बॉन्ड वाले 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे। डिपेंड करेगा कि हमने इस साइड पर क्या यूज़ किया था। इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। सो दैट इज़, अगर हम इथीन में ओजोन को ऐड करवाते हैं, दैट इज़ इथीन, उसमें हमने ओजोन को ऐड करवाया तो जिंक डस्ट के साथ उसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये क्या बन रहा है, HCOH, दैट इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरफ भी सेम बन रहा है। अगर हम इसमें अनसिमेट्रिकल कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, इस तरफ जैसे 2 कार्बन है, इस तरफ सिर्फ 1 कार्बन है, तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टैल्डिहाइड, क्योंकि CH3CHO है, यहाँ पर बन जाएगा CH3CO और CH3, दैट इज़ द कीटोन। ऐसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ से बना सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद है इन हाइड्रोकार्बन्स में से ही अगर हमने कार्बोनिल कंपाउंड बनाने हैं, वेक्कर्स प्रोसेस। इसमें आपको क्या यूज़ करना है, इथीन, सेम टू सेम इथीन में आपको ऐड करना है पैलेडियम क्लोराइड एंड वाटर। एक्वस पैलेडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, PdCl2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CHO, तो इसका एस्टैल्डिहाइड बन जाएगा, इसका बन जाएगा हमारे पास कीटोन। कीटोन भी हम यहाँ से बना सकते हैं। वेक्कर्स प्रोसेस क्या क्या यूज़ करना है, पैलेडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CuCl2, क्या फॉर्मेशन होगी, एल्कीन से बन जाएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द जेम डाइहलाइड्स। जेम डाइहलाइड्स क्या होते हैं, सेम कार्बन पर 2 हेलोजन्स हो, वो होते हैं जेम डाइहलाइड्स। इसमें आपको एक्वस KOH ऐड करना है, Cl2 की जगह पर OH आ जाएंगे, तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो डीकम्पोज होकर एस्टैल्डिहाइड फॉर्म कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डिकम्पोजिशन भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल है, MnO मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसकी डिकम्पोजिशन होगी। क्या होगा कि ये जो OH और ये जो COOH ग्रुप है, ये सभी बाहर आ जाएंगे, CO2 और H2O बनाएंगे और ये CHO और H अटैच होकर एक फॉर्मेल्डिहाइड बना लेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकम्पोज करवा कर भी आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना सकते हैं। अगर हम कोई और एसिड यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप इसको कीटोन्स भी बना सकते हैं। इसकी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं।
नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं कि अगर ये थे हमारे ए पार्ट के मेथड जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही बन सकते थे। अब आगे है हमारे पास अगर हमने सिर्फ एल्डिहाइड्स को बनाना है, ओनली एल्डिहाइड्स, तो सबसे पहली रिएक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ द रोज़नमुंड रिडक्शन। रोज़नमुंड रिडक्शन, इसमें हमें यूज़ क्या करना है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन। एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो क्या होगा, यहाँ से Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड। हाइड्रोजन ऐड करवाने के वक्त साथ में क्या क्या है, एक पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्या क्या है, एसिड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, एंड साथ में हमें ऐड करनी है क्यूनोलाइन। क्यूनोलाइन क्यों ऐड की है, ताकि आगे एल्डिहाइड से कीटोन्स ना बन सकें, आगे इसकी रिडक्शन ना हो सके, इसलिए अल्कोहल्स ना फॉर्म हो सकें आगे रिडक्शन होकर एल्डिहाइड की, सिर्फ यहीं तक ही रिडक्शन स्टॉप हो जाए, इसलिए हम ऐड करते हैं क्यूनोलाइन या फिर सल्फ़र। आगे चलते हैं, आगे इसमें रिडक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड एंड ईस्टर्स। अल्काइल साइनाइड्स की रिडक्शन करवानी है, दैट इज़ RCN। RCN की रिडक्शन करवाने के लिए आपको यूज़ करना है SnCl2 एंड HCl। दैट इज़ रिएक्शन कॉल्ड द स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या है, RCN ऐड क्या करना है, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन एंटर होगा, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ पर एस्टैल्डिहाइड और अमोनिया बन जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, RCN में आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो CHO बन जाएगा और NH का अमोनिया बन जाएगा, तो RCN से आप एस्टैल्डिहाइड बना सकते हैं। इसी में आप एक और रीजेंट ऐड करवा सकते हैं, DIBALH, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एक्स्ट्रा है, अगर याद हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको स्टीफन रिडक्शन यही ऊपर वाली याद रख लेनी है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें इटार्ड रिएक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, ऐड क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2, दैट इज़ द क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 या फिर CCl4। होता क्या है कि हम इसके साथ टोलुइन को चेंज कर सकते हैं बंजल्डिहाइड में, टोलुइन टू बंजल्डिहाइड। तो ये एरोमेटिक वाले जो हमारे पास कंपाउंड है उन्हीं के लिए ही यूज़ होती है। हम इसमें क्रोमाइल क्लोराइड को पहले ऐड करते हैं, वो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटाकर खुद अटैच होता है, उसमें हम H3O पॉजिटिव ऐड करते हैं, मतलब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड उसको ऐड किया जाता है, तो बंजल्डिहाइड बन जाता है। आप इसको एक स्टेप में भी उतार सकते हैं रिएक्शन को, ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है, एक स्टेप में उतारने के लिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। दोनों को ही 1 नंबर और 2 नंबर के स्टेप बनाकर एक रिएक्शन में उतार दें। अगर आपको ये बीच वाला कम्प्लेक्स फॉर्म करना मुश्किल लग रहा है तो आप ये इसकी शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात याद रखनी है कि अगर CH2 के साथ से CH3 है तो यहाँ पर CHO फॉर्म होगा, तो हमारे पास बेंजाइल जो हमारे पास एक इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजीन में हमें CO को ऐड करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, CHO बंजल्डिहाइड। CO यहाँ पर ऐड अप हो जाएगी, तो यहाँ से बन जाएगा बंजल्डिहाइड। तो कमर्शियल जो हमारा मेथड है बंजल्डिहाइड को फॉर्म करने का, वो क्या है कि हम टोलुइन के साथ Cl2 को जोड़ते हैं, तो ये बनाते हैं बेंजाइल क्लोराइड, उसकी हम करवा देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, बॉयल करवाते हैं वाटर ऐड कर तो वहाँ से भी बंजल्डिहाइड बना लेते हैं, यह कमर्शियली अगर प्रिपेयर यह करना हो तो। नेक्स्ट है C पार्ट, सिर्फ हमें कीटोन्स बनाने हैं, तो सबसे पहला मेथड है असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवा सकते हैं डाईमिथाइल कैडमियम के साथ। असाइल क्लोराइड एसिड के साथ Cl अटैच हुआ है, एसिड क्लोराइड प्लस डाईमिथाइल कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, यहाँ से एक CH3 ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, तो 2 है यहाँ पर भी और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ये दोनों Cl अटैच हो जाएंगे CD के साथ, तो बन जाएगा CdCl2। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये जो यहाँ पर डाईमिथाइल कैडमियम को हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ही फॉर्म किया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन CdCl2 से अगर हम करवाते हैं तो वहाँ से ये हमारे पास रीजेंट बन जाता है डाईमिथाइल कैडमियम।
ग्रिग्नार्ड एजेंट इसलिए नहीं डायरेक्टली यूज़ किया जाता क्योंकि ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट कर कर अल्कोहल्स बना देता है। ये हमने पहले भी रिएक्शन की थी कि कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैच होकर क्या बनाता है, अल्कोहल्स बना सकता है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता। फ्रॉम नाइट्राइल्स दैट इज़ RCN की रिडक्शन करवाने पर एल्डिहाइड बना था। अब हमें RCN में ऐड करना है ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो वहाँ से हम बना सकते हैं कीटोन्स। तो दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, तो आप इसको खुद एक बार रीड कर देख सकते हैं। तो ऐसे ही सेम आप 1-फिनाइल प्रोपेनोन भी बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज 2 reagents। सो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन में क्या हम करते हैं, असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। एसाइलेशन बेंजोइलेशन में हमें क्या ऐड करते हैं, CH3CO ग्रुप इन द असाइलेशन, एंड बेंजोइलेशन में बेंजीन के साथ अटैच हुआ हो CO ग्रुप, दैट इज़ बेंजोइल ग्रुप, और दैट इज़ असाइल ग्रुप। इसको हमने ऐड करवाना है यहाँ पर रिंग के ऊपर, तो ये इसके साथ यूज़ करेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि फोस्जीन के साथ भी बेंजीन की रिएक्शन करवाकर आप ये बेंजोफिनोन बना सकते हैं। तो कंपाउंड्स के नेम ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कन्वर्ज़न आती है तो वहाँ पर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये इनकी पहले हम डिस्कस करते हैं सोलबिलिटी। अप टू 4 कार्बन्स तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एंड कीटोन्स जो हैं वो खुद ही एक बहुत ही अच्छे सोलवेंट्स होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से हायर होते हैं बट ईथर से लो होते हैं, बट अल्कोहल एंड एसिड से लो होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन सिंपल हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड ईथर्स हैं उनसे हाई होते हैं। तो बिकॉज़ क्योंकि इनमें जो है वो वीक डाइपोल इंटरेक्शन की फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन से तो ऊपर हैं बट एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक हैं, लो है। तो आइसोमरिक अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो गए, तो कीटोन्स हैव अ स्लाइटली हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप विच मेक्स दिस ग्रुप मोर पोलर। तो कीटोन्स के जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप होने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफ़ेक्ट हो जाता है, इसलिए तो वो मोर पोलर बन जाता है बॉन्ड, जिसके कारण के डाइपोल इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कीटोन का एल्डिहाइड से। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो C+O होता है उसमें क्या है कि हमारे पास कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए उस पर अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हो सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर आपको पेपर में आ जाए कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और कीटोन्स की रिएक्टिविटी इसमें लो हो जाती हैं, क्योंकि कीटोन्स में है जो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल चेन्स अटैच होती हैं, इसलिए वो इसकी रिएक्टिविटी को उसके पॉजिटिव चार्ज को जो कि कार्बन पर आया था उसको डिक्रीज़ कर देता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। तो एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर कोई भी अल्काइल चेन ना हो तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी फॉर्मेल्डिहाइड। जितनी ज़्यादा अल्काइल चेन्स होगी अटैच, उतनी ज़्यादा ही रिएक्टिविटी उनकी लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव दैन कोरेस्पोंडिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो एरोमेटिक है बेंजीन रिंग वाले हैं उनकी रिएक्टिविटी जो एलिफेटिक है उनसे भी लो होती है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें, बेंजल्डिहाइड इज़ लेस रिएक्टिव दैन द एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन जो है, बेंजीन डिक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो कार्बोनाइल यहाँ पर कार्बन अटैच होगी, C+O वाली जो कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग है जो डिक्रीज़ कर देगी ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी उससे भी ज़्यादा लो हो जाएगी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज़, तो इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारे पास है
कि एस्टैल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आएगा बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड के साथ हमने हाइड्रोजन को उतार कर CH3 लगा दिया एसिटोफिनोन, तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। 2 बेंजीन रिंग्स लगा दी तो रेजोनेंस ज़्यादा हो गई, तो इसलिए और एक्टिविटी लो हो जाएगी बेंजोफिनोन में। सो नेक्स्ट है अब इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर सकते हैं HCN को। एक साइड पर H जाएगा O के पास और CN अटैक करेगा इस C पर, तो CN एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो साइनोहाइड्राइंस बन जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर साइनोहाइड्राइंस तो बना लेते हैं, जैसे कि हमने एस्टैल्डिहाइड में HCN को ऐड किया। अब ये एक बहुत ही अच्छे यूज़फुल रीजेंट्स हैं, इनसे आगे बहुत कुछ हम बना सकते हैं। इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाकर हम CN को चेंज कर सकते हैं एसिडिक ग्रुप में, तो ये बन जाएगा हमारे पास लैक्टिक एसिड। इसकी हम अमोनिया के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं, तो यहाँ पर OH की जगह पर अमोनिया आ जाएगा, उसकी आगे हाइड्रोलाइसिस करवाकर यहाँ पर CN की जगह पर फिर से एसिड बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा एलेनाइन। एलेनाइन आपने बायोमोलिक्यूल्स में किया था, दैट इज़ एन अमाइनो एसिड, तो एक अमाइनो एसिड भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी CN ग्रुप की रिडक्शन करवा देते हैं, इस CN ग्रुप की, तो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, तो ये वाला कंपाउंड भी हम बना सकते हैं 3 अमाइनो प्रोपेन 2 ओल। तो ऐसे इसके साथ हम डिफरेंट कंपाउंड्स को बना सकते हैं साइनोहाइड्राइड से HCN को ऐड कर कार्बोनाइल कंपाउंड में। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन, तो ये आपकी अल्कोहल्स में हुई थी। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच होकर अल्कोहल्स बनाते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं तो बनेगी प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी और एल्डिहाइड तो बनेगी सेकेंडरी, अगर हम यूज़ करते हैं कीटोन्स तो बनेंगे ये है टर्शरी अल्कोहल्स, तो यहाँ पर बनेंगे टर्शरी अल्कोहल्स। तो ये आपको याद रखनी है, सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ऐड कर सकते हैं, तो अल्कोहल्स ऐड होकर हम यहाँ पर, तो इसमें पहले बनते हैं हेमी एस्टल और बाद में बनते हैं एस्टल। तो एस्टल्स क्या है, RC डबल बॉन्ड O जो होता है, तो हमने O को उतार कर यहाँ पर OR अटैच कर दिए हैं 2, दैट आर एस्टल्स। तो एस्टल्स की आगे रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एस्टैल्डिहाइड है, उसमें हमने अल्कोहल को ऐड करवाया है, एक साइड पर OR ने अटैच किया है, दैट इज़ OR इज़ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, OR ने अटैच किया, यहाँ पर अटैक किया है और हाइड्रोजन आ गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया हेमी एस्टल। फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह पर R अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो एस्टल्स बना देगा। एस्टल्स को हम डीकम्पोज भी करवा सकते हैं दोबारा फिर से H2O एंड हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो दोबारा से जो एल्डिहाइड यूज़ किया था एंड जो अल्कोहल यूज़ की थी वो दोनों फॉर्म कर सकते हैं। सो कीटोन्स से हम बना सकते हैं साइक्लिक केटल्स, वो जो हमारे पास सिंपल एस्टल्स सिंपल केटल्स फॉर्म करना मुश्किल होता है, तो इसमें बन सकते हैं साइक्लिक केटल्स। तो इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया है, उसके साथ ये बना लेता है साइक्लिक केटल। बाकी आपको एस्टल की रिएक्शन को जरूर याद कर लेना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर, दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया डेरिवेटिव्स इसमें ऐड कर रहे हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप में, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या चीज़ हैं, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो हमने NH3 से क्या किया कि एक H को उतार कर वहाँ पर कोई Z कोई और डेरिवेटिव उसका बनाया है, कुछ साथ में अटैच किया है NH2 के साथ। अब ये अटैच होगा हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास H2 है और ये जो O है, ये दोनों यहाँ से H2O फॉर्म करेंगे और ये जो C डबल बॉन्ड N आपस में फॉर्म कर लेंगे, तो C के साथ बन जाएगा सीधा ही डबल बॉन्ड NZ, तो ये NZ अटैच हो जाएगा C के साथ और H2O साथ में बन जाएगा। सो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, अब इनकी एग्जांपल्स है वो आपको याद कर लेनी है अच्छे से, उनमें से एक रिएक्शन के आने में पेपर में बहुत चांसेस होते हैं। सो देखते हैं आगे। सो अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, सबसे पहला है हाइड्रोक्सल अमाइन, तो नाम याद करें फॉर्मूला याद करें, ये दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दें और इसको जोड़ दें C के साथ, सो दैट इज़ ऑक्साइम। नेक्स्ट है हाइड्राजाइन,
हाइड्राजाइन भी ऐसे ही सेम अटैच होगा, हाइड्राजोन बना देगा। नेक्स्ट इज़ अ फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन, ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से आएंगे तो ये बनाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो आगे है 2,4 डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन या फिर 2,4 DNP हाइड्राजाइन। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स बाहर आएंगे तो बन जाएगा 2,4 डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। जाइन की जगह पर जोन कर देंगे। नेक्स्ट इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड ऐड करेंगे तो ये दोनों H2 यूज़ होंगे, ये आपको याद रखना है। ये दोनों H2 बिल्कुल नहीं यूज़ होंगे, जो कि CO के साथ अटैच हैं वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज़ होंगे। जो अकेला NH2 है उसके ये दोनों हाइड्रोजन ही बाहर जाएंगे और बाकी का सभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। ये आपको रीजनिंग में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये दोनों हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज़ होते, ये दोनों ही सिर्फ क्यों यूज़ होते हैं। आगे चलते हैं। इन सभी की एक एक एग्जांपल आपको सोल्व कर देख लेनी है। हमने CO यहाँ पर जो जनरल फॉर्म में इसमें ऐड किया है, आप कोई भी एस्टैल्डिहाइड या फिर एसीटोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, बट कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के साथ वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो उसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो हम यहाँ पर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात क्या है मेन के CO ग्रुप कौन से अल्काइल चेन के पास रुकेगा, तो ये हमें बताता है पॉपअप्स रूल। तो पॉपअप्स रूल हमारे पास क्या है कि CH3 CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप कीटो ग्रुप दैट इज़ CO ग्रुप स्टेज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ही CO ग्रुप पर रहेगा। जो चेन यहाँ से ज़्यादा बड़ी होगी उसका अलग से एसिड बनेगा। ये यहाँ पर कार्बन हैं 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला एसिड और ये हो गए 2 और 2 कार्बन वाला एसिड। तो एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड्स को हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे कि टोलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस। टोलेंस रीजेंट में क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये हमने पहले भी किया है। उसका फार्मूला क्या था, AgNH3out2 और बाहर है OH। AgNH3out2 और बाहर है OH। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और मेन बनेगा यहाँ पर Ag, दैट इज़ सिल्वर बनेगा, सिल्वर मिरर, इसलिए हम इसे नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पर आपको सिल्वर मिल जाएगा फॉर्म हुआ। तो टोलेंस रीजेंट में ये रिएक्शन होगी। तो टोलेंस रीजेंट हमारे पास है क्या, एक अमोनिकल सोल्यूशन है यहाँ पर Ag का, Ag नाइट्राइट का, Ag नाइट्रेट का, AgNO3 का एक अमोनिकल सोल्यूशन है। वहाँ से हम टोलेंस रीजन को बनाते हैं। तो इनकी बनाने की रिएक्शंस अगर ना भी याद हो तो ये रिएक्शन आपको ज़रूर याद रख लेनी है। तो ये तो टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस में भी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट है इसमें फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन में 2 सोल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन B में होता है अल्केलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, दैट इज़ अ रोशेले ए साल्ट। तो ये दोनों अलग अलग सोल्यूशंस को हम इक्वल अमाउंट में ऐड करवा देते हैं। तो वहाँ से जो मेन रीजेंट है जिसकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड्स के साथ, दैट इज़ अ Cu2 पॉजिटिव आयन। Cu2 पॉजिटिव आयन जो कि फेलिंग सोल्यूशन से आया है, OH आयन भी वहीं से यूज़ हुआ है। तो ये दोनों यूज़ अप होकर यहाँ पर Cu2O के रेड ब्राउन PPT फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि हम एल्डिहाइड की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो कीटोन्स में ये दोनों रिएक्शंस ही नहीं होती। इसके बाद है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एस्टैल्डिहाइड्स या फिर वो कंपाउंड्स जो मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एस्टैल्डिहाइड्स में चेंज किए जा सकते हैं, उनमें ये रिएक्शन होती है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाती है जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं विद आयोडीन एंड डिल्यूट NaOH। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। तो इनमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO या फिर CH3CHOH। तो जैसे कि ये एस्टैल्डिहाइड है, इसकी NaOH I2 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो येलो PPT आइडोफॉर्म के बन जाएंगे। तो ऐसे आप अल्कोहल की भी आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। आइडोफॉर्म का
टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी LOPPT आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस में ये ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास में रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अब पहले हमने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाकर इनको बनाया था, अब हम इनकी रिडक्शन करवाकर अल्कोहल्स को बनाएंगे। तो रिडक्शन के लिए आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaI या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको सिंपल कंपाउंड की ही यहाँ पर यह करवानी है रिडक्शन, तो ये यहाँ पर सिंपल हो जाएगी। तो ये सभी आप एग्जांपल्स इसमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो वो मोर एक्टिव होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को भी रिड्यूस करवा देता है, बट सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से रीड करनी है एग्जांपल। एंड अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो वो डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता, वो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही है आफ्टर रिडक्शन। बट अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ni यूज़ करते हैं तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देता है। सो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Na यूज़ करते हैं तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ CHO ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, और ये साथ में ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लेम्सन रिडक्शन। तो क्लेम्सन रिडक्शन क्या है कि आप एल्डिहाइड्स कीटोन से डायरेक्ट ही अल्केन्स बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl। क्या क्या यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम, हाइड्रोजन, एस्टेल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के ऊपर इनको यूज़ करें और डायरेक्ट ही अल्केन्स बन जाएंगे आपके पास। ऐसी ही सिमिलर एक और रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन से क्या बनाना है, सिंपल अल्केन्स। तो इसमें 2 स्टेप होंगे। पहले आपको हाइड्राजाइन जो हमने ऊपर अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन की थी सेम रिएक्शन करवानी है, उसमें आपको ऐड कर देना है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल आपको वहाँ पर ऐड कर देना है, तो वहाँ से बन जाएगा अल्केन। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्फ किश्नर रिएक्शन एंड क्लेम्सन रिडक्शन। इसमें से बहुत सारी ही नेमिंग रिएक्शंस आ रही हैं, तो वो सभी आपको ज़रूर याद कर लेनी है। रिएक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, उसके साथ भी इसकी रिडक्शन करवाई जा सकती है। तो इसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन। सो दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल या फिर कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है कि यहाँ पर CO ग्रुप है, उसके साथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी होता है, दैट इज़ द अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अगर हम उसकी रिएक्शन डिल्यूट अल्कली यानी कि डिल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या होगा कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स, अगर एक एल्डिहाइड है स्टेल्डिहाइड है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म कर देंगे। हम इसकी एग्जांपल कर देखते हैं। सो दैट इज़ अस्टेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक की ये हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गई क्योंकि ये C है और ये उसके साथ वाला C उसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैक करेगी ऑक्सीजन पर और ये खुद अटैक करेगा यहाँ पर C पर, तो ये चीज़ बन जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द अल्डोल। तो अल्डोल को आप डिहाइड्रेशन भी करवा सकते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर आप ब्यूट 2 इनल यहाँ पर आप बना सकते हैं अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन में नहीं हो सकती, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है हमारे पास क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स को भी जोड़ सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो बट दूसरी के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, उन दोनों को हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो जिसके पास के अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा है अस्टेल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये बनाएगा दिस वन।
दिस कंपाउंड बन जाएगा। और ऐसे ही हम फॉर्मेल्डिहाइड के जैसे ही नो अल्फा हाइड्रोजन वाला और एल्डिहाइड कौन सा है, दैट इज़ बंजल्डिहाइड, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी एस्टेल्डिहाइड अटैक करेगा और ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा। तो ऐसे आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसके आगे अब हम चलते हैं, दैट इज़ रिएक्शन है हमारे पास क्लेजन शिमिडेट रिएक्शन, दैट इज़ क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या है, जो एक हमने यूज़ करना है तो ये सेम टू सेम, दैट इज़ द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, बट दूसरे के पास ना हो वो स्पेशली कौन सा हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो एरोमेटिक हमें स्पेशली यूज़ करना है, सो दैट इज़ बेंजल्डिहाइड का ऑप्शन ही बचता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं और साथ में एसीटोन भी ले सकते हैं, साथ में आप एस्टेल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ऊपर जो एग्जांपल की थी बेंजल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड की, वो भी आप यहाँ पर सेम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ए डिफरेंट एग्जांपल। तो ऐसे आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आगे इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, एक OH और एक H बाहर आ जाता है, तो यहाँ से बन जाता है न्यू कंपाउंड, दैट इज़ द 4-phenyl but 3-in-2-one। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये थी अल्डोल कंडेंसेशन के डिफरेंट पार्ट्स। अब आ गया कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो में क्या होता है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, अगर हम उनको ही अकेले यूज़ करते हैं, सो एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उनकी अपने आप से ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है विद द ट्रीटमेंट विद द कंसनट्रेटेड अल्कली। तो यहाँ पर हमें कंसनट्रेटेड अल्कली यूज़ करना है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ इसको रेक्ट करेंगे, एक की रिड्यूस होकर अल्कोहल और दूसरे की ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर एसीटेट आयन बन जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिज़ारो भी इसमें हो सकती है कि आप 2 डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक, जो इसके कंपाउंड्स होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एरोमेटिक के साथ अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ते हैं, सो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये बात पहले आपको याद रख लेनी है, एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो मेटा पोजीशन पर ही Cl का अटैचमेंट होगा। Cl का NO2 का या फिर H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो सभी की अटैचमेंट कहाँ पर होगी, मेटा पोजीशन पर ही हमें अटैचमेंट मिलेगी। तो HNO3 मतलब कि अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 एंड H2SO4 हम उसमें हम यूज़ करते हैं तो भी मेटा पोजीशन पर अटैचमेंट होगी। अगर हम H2SO4 अकेले से उसकी हम करते हैं सल्फोनेशन तो भी मेटा पोजीशन पर ही अटैचमेंट होगी। एक एक एग्जांपल बेंजल्डिहाइड की है और एक एक साथ में हमारे पास एसिटोफिनोन की है, मतलब कि एरोमेटिक कीटोन की एग्जाम्पल है, एरोमेटिक एल्डिहाइड की एग्जाम्पल है, दोनों की एक एक एग्जाम्पल आपके लिए है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी रिएक्शंस। तो आपको याद रखना है कि मेटा पर ही अटैचमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, चेन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप CO, उसके साथ OH होगा तो वो बन जाएंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो इनमें भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इसमें या तो फिर एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। इनकी IUPAC नेमिंग आपको रीड करनी है। COOH वाला जो कार्बन है उसको हमेशा आपको 1 नंबर पर रखना है और बाकी की चेन को बाद में आपको नंबरिंग करनी है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हुई है, वो आप वीडियो को स्टॉप कर खुद रीड कर सकते हैं। तो IUPAC के रूल्स तो आपको ज़रूर आते होंगे, इनको एक बार रीड कर लें तो आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सो आगे चलते हैं। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है, अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं तो ये जो बीच वाली चेन को आपको सिर्फ नेम देना है 5 कार्बन्स वाला। तो 1, 2, 1, 3, 5 पर अटैच है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे लिख देंगे पेंटेन। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मेथड ऑफ प्रेपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवा कर भी इन्हें बना सकते हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर पहले बनता था एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर हम बना सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन को एस्टेल्डिहाइड तक ही रोकना था तो क्या यूज़ करना था, PCC या फिर CrO3, इनमें से एक यूज़ कर आप वहीं तक रोक सकते थे। आगे आपको अगर यह करवानी है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
तो यहाँ पर आप अल्केलाइन KMnO4 जनरली यूज़ करते हैं, तो K पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाता है, उसको हटाने के लिए हम उसमें हाइड्रोनियम आयन ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आप यहाँ पर जोन्स रीजन भी ऐड कर सकते हैं। जोन्स रीजन क्या है? CrO3 के साथ H2SO4 है, CrO3 के साथ H2SO4, दैट इज़ जोन्स रीजन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स थी डायरेक्ट एसिड बनाने के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, तो वो तो सिंपल ऑक्सीडेशन है, हमने इसकी जो पिछली रिएक्शंस में भी ये रीड कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोलाइसिस। तो आप नाइट्राइल्स मतलब कि साइनाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपको एसिड मिल सकता है। तो आप सिंपल एक स्टेप में भी हाइड्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिएक्शन याद कर लें, ये आपकी कन्वर्जन में भी बहुत काम आने वाली है। अल्कोहल से हमने बनाया, यहाँ पर Br अटैच कर दिया, यहाँ पर हेलो अल्केन बनाया। हेलो अल्केन के साथ आपको याद है कि अल्कोहल यहाँ पर हम KCN ऐड करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास CN आ जाएगा, CN की हाइड्रोलाइसिस होगी तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही आप एरोमेटिक में भी सेम टू सेम ही स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों रिएक्शंस सिमिलर हैं, बस आपको KCN की जगह पर CuCN को ऐड करना है, KCN की जगह पर आपको CuCN ऐड करना है ताकि यहाँ पर साइनोबेंजीन बन जाए। ये दोनों रिएक्शंस ही आपकी कन्वर्जन्स में बहुत काम आने वाली हैं। मैंने कन्वर्जन्स की 2 वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें भी ये दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से भी इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लें, ये दोनों को ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन या फिर कोच रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन और कोच रिएक्शन। तो ये अगर हमने लार्ज स्केल पर कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना हो तो इसको यूज़ किया जाता है। इथीन में ऐड करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O, दैट इज़ स्टीम कार्बन मोनोऑक्साइड, इथीन स्टीम कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर, फॉस्फोरिक एसिड हाई टेम्परेचर। तो कंडीशंस क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कौन कौन से रीजेंट हैं? अल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम। तो क्या बनाएगा? सब कुछ ऐड अप हो जाएगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर 2 कार्बन वाला इथीन है तो एक CO वाली कार्बन अटैच होकर 3 कार्बन वाला एसिड हमें मिल जाएगा, दैट इज़ द कोच रिएक्शन। तो पहले हमने की थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये थी कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच में क्या था? बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड अप हो जाती थी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो बेंजाल्डिहाइड बनता था, दैट इज़ गेटरमैन कोच। सो दिस वन इज़ कोच। एंड एक गेटरमैन रिएक्शन थी जो आपको हेलो अल्केन्स में मिलेगी, वहाँ पर क्या था कि डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आप वहाँ से ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को बना सकते थे। सो इसमें आगे चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल है, वो आपको खुद रीड करनी है। तो इसमें रीड करने वाला बेसिकली क्या है कि जो COOH है वो यहाँ पर दूसरी कार्बन के साथ बनेगा, चेन के एंड पर नहीं बनेगा। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन को अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप पर ऐड करवाते थे तो अल्कोहल्स बनती थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ग्रिग्नार्ड रीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करवा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो C के साथ ये CH3 अटैच हो गया और दूसरे O के साथ MgBr लग गया। MgBr में आपको सेम टू सेम पहले की तरह ही ऐड करना है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड करेंगे तो ये MgBr उतर जाएगा और यहाँ पर इथेनोइक एसिड बन जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से भी आप बना सकते हैं सेम टू सेम। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में KOH को ऐड करें तो एक ही कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप अटैच होंगे, दैट इज़ अनस्टेबल, तो वो डिकम्पोज होकर फॉर्मिक एसिड बना देगा। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट, एरोमेटिक एसिड हमने बनाना है तो टोलुइन में ऐड करेंगे हम यहाँ पर अल्केलाइन KMnO4, जैसे हमने अल्कोहल में ऐड किया था अल्केलाइन KMnO4, तो वो बना देगा बेंजोइक एसिड। 2 स्टेप की रिएक्शन है, आप एक स्टेप में उतार सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली, कि चाहे बेंजीन के साथ एक C वाली चेन हो, चाहे हो 2 C वाली, चाहे लगी हो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन, सो फॉर्मेशन तो हमेशा यहाँ पर बेंजोइक एसिड की ही होने वाली है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है कि बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अगर 2 कार्बन चेन्स हैं, 2 यहाँ पर अटैच हैं ग्रुप्स, तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। अगर यहाँ पर सेकेंडरी भी है तो भी बन जाएगा। जितना टाइम इस कार्बन के पास जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाएगी। अगर इसके पास हाइड्रोजन ही ना हो तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली, तो नो रिएक्शन मिल जाएगी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाई जा सकती है, उसमें भी आपको अल्केलाइन KMnO4 एंड डिल्यूट H2SO4 ऐड करने हैं। तो अल्कीन्स में क्या होगा कि ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर कर 2 मॉलिक्यूल्स एसिड के बना लेगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है, वो प्लीज़ आप एक बार खुद यहाँ से रीड कर सकते हैं। सो ये वाली इसकी एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। तो एक ये है साइक्लिक अल्कीन है, तो ये यहाँ से बीच से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर भी COOH और यहाँ पर भी COOH, दैट इज़ एडिपिक एसिड, जो आप ये पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं। ये पॉलीमर्स को फॉर्म करने में एडिपिक एसिड, इसका नाम है हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाटर में सोलूबल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, मतलब एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ये जनरली डाइमर फॉर्म कर रखते हैं, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको सॉलिड स्टेट में सोल्यूशन के चैप्टर में भी बहुत कन्फ्यूज़न थी कि हमने N की वैल्यू 2 क्यों ली है जब हम बेंजोइक अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर डाइमर बनाते हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो क्या बनाते हैं, डाइमर्स बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल अटैच होकर एक बन जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पर N=2 लेते हैं, और यहाँ पर भी आपको यही एक्सप्लेन करना है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देन अल्कोहल्स, बिकॉज जो OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है दैट इज़ मोर पोलराइज्ड, वो मोर पोलराइज्ड होता है क्योंकि उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हेल्ड टुगेदर बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से हाई होता है। ये आपको रीज़न याद कर लेना है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा एटॉमिक मास इंक्रीज़ होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, अगर वहाँ पर इवन नंबर कार्बन एटम्स हैं तो हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उनकी क्लोज पैकिंग हो सकती है, इसलिए। आगे चलते हैं, अब हमारे पास इनका है यहाँ पर एसिडिक करैक्टर। तो इनका एसिडिक करैक्टर, ये एसिडिक करैक्टर क्यों शो करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो हम अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर सकता है और अपना एसिडिक बिहेवियर शो करवा सकता है। तो आगे चलते हैं, इसके एसिडिक करैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो एसिडिटी कांस्टेंट अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो Ka कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इनटू द हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम सोल्व करते हैं pKa वैल्यू, तो उसकी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, जितनी लेस होगी, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लार्ज pKa वैल्यू वीकर द एसिड। तो ये आपको याद रख लेना है, कई बार रीजनिंग क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज़ करेगा। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? CH3 अल्काइल चेन है, OH है, या फिर कोई और अल्काइल चेन है, तो ये उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेंगे। इसलिए ही फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड उससे वीक है। जितनी ज़्यादा चेन्स होगी उतना ज़्यादा वीक एसिड होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक करैक्टर आपको पेपर में आता है हर साल ऑलमोस्ट। तो सबसे पहला होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वो कौन से हैं? जैसे कि हेलोजन्स हैं, NO2 है। तो अगर हेलोजन अटैच है, 1 है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 है तो और स्ट्रॉन्ग है, 3 है तो और स्ट्रॉन्ग है। सो जितना चेन के पास अटैच होगा, और जितना अगर हम हेलोजन्स में भी कंपैरिजन करें, अगर फ्लोरीन अटैच है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। अगर हेलोजन चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास अटैच है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, और दूर हो जाएगा, दूसरी कार्बन के पास है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, और ज़्यादा दूर हो जाएगा तो और डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ से उतार देंगे तो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है उनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C एटम, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाली C है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर कैसे डिपेंड करता है?
ये है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या फ़ायदा होता है, sp में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींच कर रखता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, तो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल बना देता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। sp2 उससे वीक है। ये दोनों एग्जांपल्स sp2 की हैं, और ये हमारे पास sp3 वाला सबसे ज़्यादा वीक है। ये आपके पास 6-7 ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे, इनको उतार लें एक बार और इनको याद कर लें अच्छे से। तो ये जो बेंजोइक एसिड और ये हमारे पास अक्राइलिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड अक्राइलिक से क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में है रेजोनेंस हो जाती है, तो बिकॉज डबल बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन। तो डबल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी होते हैं, तो बेंजीन में तो डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब वो डबल बॉन्ड पूरी रिंग में यूज़ हुआ होता है, तो वो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ डोनेट करने का उसका इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि अक्राइलिक एसिड में ज़्यादा रहता है इसलिए। हाउएवर फॉर्मिक एसिड इन सभी से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी जो हमारे पास ये एक कंक्लूज़न है कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक से भी स्ट्रॉन्ग होता है और बेंजोइक एसिटिक से स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमने ऊपर किया था। ये सभी 6-7 ऑर्डर को एक पेज पर एक साथ उतारें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन यहाँ पर सभी के सभी कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिस्टेबलाइज करेगा, विद ड्रॉइंग स्टेबलाइज करेगा, अनक्रीज करेगा। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, sp2 और वीक हो जाएगा, sp3 और वीक हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड है जो वो ज़्यादा स्टेबल होता है दैन द अक्राइलिक एसिड एंड द आल्सो द एसिटिक एसिड। आगे चलते हैं। जो हमारे पास एरोमेटिक होंगे उन पर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ वो वीक बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के साथ स्ट्रॉन्ग हो गए, दैट इज़ सेम इफेक्ट। पर ये इफेक्ट आप कंसिडर करेंगे ओनली द पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन के लिए हमने ये एग्जांपल लिखी हैं। NO2 एंड Cl क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गए बेंजोइक एसिड से, और OH होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वो वीक बन गया। तो ऑर्थो आइसोमर सभी के ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये बात आपको याद रख लेनी है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। ऑर्थो आइसोमर सभी के ही स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है। तो ऑर्थो है, ये ऑर्थो तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, तो ये है पैरा वाला सबसे वीक होगा। तो मेटा का भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण। तो मेटा पर भी कुछ खास इफेक्ट, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं पर शो होगा पैरा पर, और बाकी के दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ऑर्थो अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग भी है उसका भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पर शो होता है, यह है पैरा पर, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद आएगा मेटा वाला, और उसके बाद आएगा सिंपल बेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्डर आप याद कर लें, ये ऑर्डर आपके सभी पेपर्स में बहुत यूज़ होने वाले हैं, जेईई हो, नीट हो, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से यही है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं अल्कोहल से, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के कारण 2 ऑक्सीजन होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिनॉल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आयन हैं, 2 ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो अपने ऊपर चार्ज को डिस्पर्स करवा कर रख लेते हैं, इसलिए। सो आगे चलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको जरूर याद करनी है। इसमें क्या है कि आपको सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन है हमारे पास, सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है सोडा लाइम की इन द 3:1, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये CO2 बाहर आ जाएगा, तो CO2 और NaOH अटैच होकर Na2CO3 बनाएंगे, और यहाँ पर सिंपल अल्केन बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को बाहर निकालना। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है, उसमें हम यूज़ करते हैं कोलबीस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आप सिंपल रिएक्शन है, पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को आयंस में ब्रेक कर लेना है, एक साइड पर होगी उसकी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होकर यहाँ से CO2 बाहर आ जाएगी ऑलरेडी ही, तो ये दूसरी साइड पर होगी वहाँ पर K पॉजिटिव की रिडक्शन, जो कि बाद में पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर KOH और हाइड्रोजन गैस बना देगा। लास्ट इसके बाद है इसमें हमारे पास रिडक्शन है,
कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस भी करवा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या फिर हाइड्रोजन के साथ, या फिर कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो ये बनाएंगे अल्कोहल्स। अगर हम HI एंड रेड फॉस्फोरस करते हैं तो डायरेक्ट ही अल्केन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HI रेड फॉस्फोरस में डायरेक्ट अल्केन है, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते हैं तो अल्कोहल बनती है। लास्ट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जिलिंग्सी रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि COOH के साथ वाले कार्बन की हाइड्रोजन, उसके साथ हम क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या होगा, यहाँ पर एक हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप एक हैलोजन अटैच कर देंगे। ऐसे ही फिर से हो सकती है जब तक ये सभी हाइड्रोजन एक और पड़ा है वो भी यहाँ से ना रिमूव हो जाए। इसको हम कहते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये थी आपकी HBZ रिएक्शन। तो ये था आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फुल चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको अच्छे से समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सबसे मुश्किल आपका यूनिट है जो कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। एंड अगर आप इसको नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम्स के व्यू के साथ देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये यूनिट है। इसमें से आपको NCERT में से ही वहाँ पर डायरेक्ट MCQs मिल जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर इसमें से नहीं मिलता। इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT एक्सरसाइज को रीड करें, वो आपकी सिंपली आपको आधे से ज़्यादा आंसर तो डायरेक्टली आ जाएंगे, और थोड़े बहुत आपको रीड करने पर वहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न स्टोर के लिंक से शॉपिंग कर सकते हैं, तो जिसके साथ कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।